डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीकेजीएस क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ। आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे आज का टॉपिक और आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊं और अपने टॉपिक से आपको परिचित करवाऊं, कल के प्रश्न जो मैंने आपके लिए दिए थे, एक नज़र उसके सही आंसर पर डाल लें। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि 2021 में मधुबनी पेंटिंग से जुड़ी बिहार की किस विभूति को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो इसका सही आंसर है दुलारी देवी। दुलारी देवी को पद्मश्री 2021 मिला है मधुबनी पेंटिंग के लिए और इनका संबंध बिहार से है। ये तो बातें हो गई पिछले प्रश्न की और अब हम बातें करेंगे आज के टॉपिक्स की और टॉपिक एंड होने के बाद हम बातें करेंगे आज के प्रश्न की। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं। आज मैंने आपके लिए जो टॉपिक चुना है वो टॉपिक है प्रमुख अभिलेख। इससे पहले कि हम बात अभिलेख की करें, थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय इतिहास को जानने के लिए हम कई प्रकार के चीज़ों का सहारा लेते हैं, जैसे पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त भवनावशेष या जो भवनावशेष मौजूद हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, सिक्के, मुहरे, अभिलेख और जो भी मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन वगैरह हमें उस काल की जानकारी देते हैं, उन सब के आधार पर ही हम इतिहास को वर्णित करते हैं यानी वर्णन करते हैं। तो यदि बात की जाए भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत की, तो उसमें आपके पास जो चीज़ें हैं वो हैं भवनावशेष, चित्रकला, मूर्तिकला, सिक्के या मुहरे, उसके बाद मृदभांड और बहुत प्रमुख है वो है अभिलेख, क्योंकि अभिलेख उन सब चीज़ों से हम अनुमान लगाते हैं, लेकिन अभिलेख हमें सीधे सीधे उस समय घट रही घटनाओं से जोड़ता है। तो अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में अक्सर आपने देखा होगा कि अभिलेख से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अभिलेख में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे किस अभिलेख का किससे संबंध है, यानी अभिलेख लिखने वाला कौन है, या किस अभिलेख की विषय क्या थी, या कौन सा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ। ऐसे अनेकों प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो परीक्षा किसी भी स्तर की रही हो, पीसीएस लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो, हर तरह की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते रहे हैं। आइए तो आज अपने टॉपिक पर चलते हैं। और अभिलेखों को, वैसे तो अभिलेख बहुत हैं और भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख की अगर बात की जाए तो वो भारत से प्राप्त नहीं हुआ है। 1400 ईसा पूर्व का बोगज कोई अभिलेख जो एशिया माइनर से मिला है वो सबसे प्राचीन अभिलेख है, जिससे हमें आर्यों के मध्य एशिया से भारत आने की जानकारी मिलती है, क्योंकि उस अभिलेख में कई हिंदू देवताओं का वर्णन है, जैसे इंद्र, अरुण, वरुण, मरुत। तो ये सबसे प्राचीन अभिलेख है जिसे हम बोगज कोई अभिलेख के नाम से जानते हैं और इसका काल 1400 ईसा पूर्व है। लेकिन हाँ, आज मैंने यहाँ आपके लिए उन अभिलेखों को जमा करके लाया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। हमें उन अभिलेखों को खास ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि भारत में अभिलेख लिखने की कला मुख्य रूप से हम देखते हैं कि ईरानियों से आई थी। ईरानियों ने ही भारतीयों को अभिलेख लिखने से परिचित कराया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि अभिलेख लिखने की कला भारतीयों ने किससे सीखी, तो ईरानियों से। अब यहाँ आप देख रहे हैं मैंने कुछ अभिलेख लिखा है, ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभिलेख में अगर बात कीजिए तो सबसे पहले है हाथी गुफा अभिलेख, मैंने लिखा है हाथी गुफा अभिलेख, जिससे हमें खारवेल के राजा कलिंग ने लिखवाया था और
उस अभिलेख से हमें कलिंग में होने वाला व्यापार और राजा खारवेल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर क्वेश्चन दे देगा हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे है, तो राजा खारवेल से। खारवेल कहाँ के राजा थे, कलिंग के। ये वही कलिंग था जिस पर अशोक ने राजा बनने के बाद आक्रमण किया था। राजा बनने के बाद अशोक ने मात्र एक युद्ध लड़ा और उस युद्ध को कलिंग के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध अशोक ने 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में ये युद्ध लड़ा। ये युद्ध बड़ी ही भारी तबाही लेकर आया। कहा जाता है कि इस युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए और 1.5 लाख सैनिक घायल हुए और इसी युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया और अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो कलिंग बहुत ही मशहूर है। कलिंग उड़ीसा में था और अशोक ने इस युद्ध का कारण जो बताया वो बताया कलिंग से हाथियों की अधिकता, हाथियों को प्राप्त करना और व्यापार का केंद्र होना कलिंग का। तो ध्यान रखिएगा, हाथी गुफा अभिलेख के लिखवाने वाले कलिंग नरेश खारवेल थे और इस अभिलेख में खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। दूसरा अभिलेख जो प्रमुख है वो है जूनागढ़ अभिलेख। इसे गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख था। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख दोनों के नाम से ये जाना जाता है। इस अभिलेख को लिखवाने वाले राजा रुद्रदमन थे। कौन थे? रुद्रदमन। ध्यान दीजिएगा कौन सा अभिलेख किसने लिखवाया, तो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख के जो शासक थे वो रुद्रदमन थे और इस अभिलेख में रुद्रदमन के विजयों यानी कि रुद्रदमन ने जो विजय किया, युद्ध किया और जो उनको विजय की प्राप्ति हुई, रुद्रदमन का व्यक्तित्व और रुद्रदमन का कर्तृत्व जो है, इन तीनों चीजों का वर्णन है। विजय का वर्णन, व्यक्तित्व का वर्णन और कृतित्व का वर्णन, ये तीनों ही जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है और ये अभिलेख राजा रुद्रदमन द्वारा लिखवाया गया था। इसके बाद तीसरा अभिलेख नासिक अभिलेख है। नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ देख लीजिए मैंने लिख दिया नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख के लिखवाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे गौतमी लवश्री। ये सातवाहन वंश के शासक थे और सातवाहनों का साम्राज्य महाराष्ट्र से पूरा दक्षिण भारत आंध्र में फैला हुआ था। तो इन्होंने नासिक में लिखवाया, गौतमी लवश्री के द्वारा लिखाया गया और इस अभिलेख से गौतमी पुत्र शतकर्णी के सैनिक सफलताओं का वर्णन मिलता है। गौतमी पुत्र शतकर्णी जो कि सातवाहनों के बहुत ही प्रमुख शासक थे और उनका जानकारी हमें नासिक अभिलेख से मिलता है। गौतमी पुत्र शतकर्णी के विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? नासिक अभिलेख से। नासिक अभिलेख के लिखवाने वाले गौतमी लवश्री थे। इसके बाद अगला अभिलेख है प्रयाग स्तंभलेख। प्रयागराज यानी इलाहाबाद से प्राप्त, प्रयाग फिर बना इलाहाबाद और फिर अभी वर्तमान में योगी जी के द्वारा प्रयागराज कर दिया गया। एक तो समझ में नहीं आती स्टूडेंट्स, आप लोग का भी लोड बढ़ जाता है, रोज जगहों के नाम चेंज हो रहे हैं, स्टेशन के नाम चेंज हो रहे हैं, आपके लिए भी जीके बढ़ता ही जा रहा है, पर करना क्या है, जो चेंज हो गया है उसको याद करना है आपको। तो प्रयाग स्तंभलेख जो कि इलाहाबाद में है, इसे लिखवाने का काम गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने किया था। समुद्रगुप्त ध्यान रहा होगा, जिन्हें भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था। समुद्रगुप्त को उनके विजय अभियान के लिए ही भारत का नेपोलियन कहा गया था। तो प्रयाग स्तंभलेख जो कि समुद्रगुप्त ने लिखवाया, इस स्तंभलेख से समुद्रगुप्त के विजय और नीतियों का वर्णन मिलता है। यानी समुद्रगुप्त द्वारा किए गए विजय और उनकी जो नीतियां थी उनका वर्णन मिलता है। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन दे देगा प्रयाग स्तंभलेख किससे संबंधित है, तो प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ यह क्वेश्चन दे देगा कि समुद्रगुप्त के विजय और नीतियों का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो प्रयाग स्तंभलेख से प्राप्त होता है। इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मंदसौर अभिलेख। कौन है?
मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख जिसको शासक मालवा के राजा यशोधर्मन में लिखाया था। मालवा के ये राजा थे यशोधर्मन, और इस अभिलेख से यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। यानी इनके द्वारा की गई जो सैनिक उपलब्धियां हैं, सैनिक अभियान है, उसकी जानकारी हमें मिलती है। किसके कौन से? मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख के बाद आप एक और अभिलेख देखिएगा, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख और एक अभिलेख है जो मैंने इसमें नहीं लिखा, एरन अभिलेख। बड़ा समान लगता है और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। एरन अभिलेख जिसमें गोपराज की पत्नी के सती होने का वर्णन है। गोपराज गुप्त काल में एक सेनापति थे और जब वो युद्ध में मारे जाते हैं तो उनकी पत्नी के सती होने का वर्णन एरन अभिलेख में मिलता है। वो यहाँ नहीं है लेकिन आपके लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन हो सकता है कि सती प्रथा का वर्णन सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है? तो सती प्रथा का वर्णन सबसे पहले एरन अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख में किसके सती होने का वर्णन है? तो गोपराज की पत्नी के। अब यहाँ बात आती है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख से पता किसको चलता है हमको? तो राजा हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था, इसी युद्ध का वर्णन हमको ऐहोल अभिलेख में मिलता है। राजा हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन ऐहोल अभिलेख में है। जबकि एरन अभिलेख में मैंने बताया कि सती प्रथा का वर्णन है। एरन अभिलेख में गोपराज के पत्नी के सती होने का वर्णन है और ये सती प्रथा का पहला वर्णन है। इसके बाद है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, इसे प्रतिहार नरेश भोज ने लिखवाया था। प्रतिहार के राजा भोज ने लिखवाया था। कौन सा? ग्वालियर अभिलेख। प्रतिहार नरेश भोज द्वारा लिखाए गए इस अभिलेख से गुर्जर और प्रतिहार वंश जो था, गुर्जर और प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा, गुर्जर और प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है? अगर ऐसे कोई प्रश्न होते हैं तो आंसर हो जाएगा ग्वालियर अभिलेख। गुर्जर और प्रतिहारों के संबंध में जानकारी हमें ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। प्रश्न अगर होगा कि ग्वालियर अभिलेख के लिखवाने वाले या ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रतिहार के नरेश भोज। ऑप्शन में सिर्फ भोज भी दे सकते हैं या ऑप्शन आपका प्रतिहार नरेश भोज भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि राजा भोज थे और इनका जो शासन का वंश था वो प्रतिहार था। अगला है भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख। इसे दोनों नामों से जाना जाता है, भीतरी अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख। ये राजस्थान में है। तो भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख के लिखवाने वाले शासक स्कंद गुप्त थे। ये भी गुप्त शासन काल में लिखी गई है। ये भी गुप्तों के समय की ही अभिलेख है और इसमें स्कंद गुप्त के जीवन की महत्वपूर्ण घटना का विवरण है। यानी स्कंद गुप्त के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख में है और शासक जिन्होंने इस अभिलेख को लिखवाया वो भी स्कंद गुप्त ही हैं। अगला है देवपाड़ा अभिलेख। अभिलेख का नाम है देवपाड़ा अभिलेख, जिसे बंगाल के शासक विजय सेन ने लिखवाया था। बंगाल के ये शासक थे, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा उस समय सब एक साथ ही था। तो बंगाल के शासक विजय सेन द्वारा देवपाड़ा अभिलेख लिखवाया गया और इस अभिलेख से विजय सेन के शासन की महत्वपूर्ण घटना का वर्णन मिलता है। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि जितने भी अभिलेख हैं उनमें जो शासक संबंधित हैं, ज्यादातर विषय उन शासकों की विजय, जीवनी, उनके शासनकाल में घटी घटनाओं आदि से ही संबंधित है। तो ये तो कुछ प्रमुख अभिलेख थे, जिसमें मैंने आपको एक और बता दिया, आपको एरन अभिलेख, जो आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त भी कुछ और अभिलेख हैं, लेकिन उन सब उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से
परीक्षा में समय कम है। आप सबको पता है कि बीपीएससी प्रीलिम्स, सीडीपीओ प्रीलिम्स, बिहार एसआई मेंस सब अगले 2 महीने में होने वाले हैं और आपको इन सब को ध्यान में रखते हुए इन सारे टॉपिक्स को एक बार रिवीजन देना है। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, कॉपी पे नोट्स बना के रखिए, ताकि आपको आगे एग्ज़ाम से पहले, जब 1 महीना पहले एग्ज़ाम बचे, तो मैं आपको टॉपिक दूंगी और डेली आपको उन टॉपिक को रिवीजन करना है और फिर मैं टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू आपके साथ करूंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब जाते जाते बारी है आज के प्रश्न की। आज का हमारा प्रश्न जो है वो भी बिहार से ही संबंधित है। आज का प्रश्न जो हमारा है वो थोड़ा सा रोचक भी है और थोड़ा सा आप सबको, हमको लगता है, याद भी होगा। आपको बताना है कि माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा बिहार दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष की गई। आप सब जानते हैं कि 22 मार्च को हम प्रत्येक वर्ष बिहारवासी बिहार दिवस मनाते हैं, लेकिन आज आपका प्रश्न है कि नीतीश कुमार जी द्वारा राज्य स्तरीय स्तर पर बिहार दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो प्रश्न का उत्तर कमेंट में दें। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, लाभदायक लगता है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके हमें मेरे प्रश्न का उत्तर भी दें और यदि किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक भी बताएं और साथ ही लाइक भी करें और जो चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। बाय बाय।